नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक स्वर जो विगत 22 वर्षों से गूंजता रहा है, सद्भाव का, समरसता का और सकारात्मक परिवर्तन का। यह स्वर कभी धीमा नहीं पड़ा, कभी थमा नहीं, बस बजता रहा, सजता रहा, मन से मन तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज उसी स्वर का 23वां सुर सजने जा रहा है, अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के रूप में। भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन के सद्भावना सभागार में उपस्थित सभी बौद्धिक वर्ग का, प्रबुद्ध वर्ग का और युवा वर्ग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत है उन श्रोताओं का जो इस व्याख्यानमाला को रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से या विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुन रहे हैं या देख रहे हैं। आयोजक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ के पितृ पुरुष कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की कल्पना से आरंभ सद्भावना व्याख्यानमाला ये एक प्रतिबिंब है उन्हीं की दृष्टि का, उन्हीं की निष्ठा का और समाज में सद्भाव के प्रति उनके समर्पण का। आज यह व्याख्यानमाला समाज में एक अनिवार्यता बनते हुए एक परंपरा का रूप ले चुकी है। यह परंपरा समर्पित है कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की पावन स्मृति को, जिनके साहित्य ने विचारों की दुनिया में मूल्य और मनुष्यता का बीज रोपित किया। विगत 2 दशकों में यह मंच साक्षी रहा है मूर्धन्य साहित्यविदों और शिक्षाविदों की दृष्टि का, धर्माचार्यों, समाजसेवियों और न्यायवेत्ताओं की वैचारिक जागृति का। हर वर्ष एक नई दृष्टि, एक नया संवाद, एक नया चिंतन, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन एयर सभी माध्यमों से ये यात्रा आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्थन से उतनी ही जीवंत है जितनी अपने उदय काल में थी। सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच शुभारंभ अवसर पर प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित है ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विज्ञान को भारत की रक्षा का संकल्प बना दिया। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस जो गति और शक्ति के प्रतीक है, ऑपरेशन सिंदूर में जिसने भारत की मजबूत सुरक्षा का प्रतिनिधित्व किया, ऐसी गौरवशाली मिसाइल और उसके कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले DRDO के पूर्व CEO, ब्रह्मोस एयर स्पेस के पूर्व प्रबंध निदेशक माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी का आज व्याख्यानमाला के शुभारंभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। समारोह की गरिमामय अध्यक्षता कर रहे हैं परम विद्वान बहुविषयक शिक्षाविद महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मोहन जी गुप्त साहब। आपका आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो लीजिए आगाज करते हैं 23वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का। आस्था का 23वां दीप प्रज्वलित हुआ। दीप के इस प्रकाश के साथ जिन व्यक्तित्व के विचारों की ज्योति आज प्रज्वलित होना है वह विज्ञान, राष्ट्र और समर्पण तीनों का संगम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की धरती से उठकर IIT मद्रास और NIT वरंगल की प्रयोगशालाओं से होते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए विज्ञान को समर्पित करने वाले भारत के गौरव प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ भारत की मिसाइल तकनीक को नई ऊंचाइयां दी, नई दिशाएं दी और वही तकनीक को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार जी मिश्रा आज एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय विकसित भारत की यात्रा में रक्षा प्रौद्योगिकी का योगदान पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। कैसा हो 2047 का भारत, क्या हो उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी का योगदान, ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान जानने के लिए हम आमंत्रित करते हैं DRDO के पूर्व CEO, ब्रह्मोस एयर स्पेस के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा साहब। भारतीय ज्ञानपीठ के सभी दर्शकों को और रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा
सादर नमस्कार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारा देश भारत 2047 2047 तक किस तरह एक विकसित देश बन सकता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी भारत सरकार है, उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित भी किया है कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो भारत एक विकसित देश होना चाहिए। विकसित देश होने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, तो आज हम इन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं आगे कुछ कहूं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे ये बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज शिव मंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में आपको उद्बोधित कर रहा हूं। और इस उद्बोधन करने से मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है चूंकि जब मैं स्कूल में था तो उनकी मैंने कई रचनाओं को पढ़ा हुआ है और मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अंदर की जो कोमल भावनाएं थी उन्हें उभारने में बहुत मदद करी, मानवीय बनाने में बहुत मदद करी और देश प्रेमी बनाने में तो सबसे ज्यादा मदद करी। तो आइए हम बात करते हैं किस तरीके से हम अपने देश को एक विकसित भारत बनाएंगे। जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारे स्रोत क्या हैं, रेवेन्यू के स्रोत क्या हैं और हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या नहीं है। अगर आज हम देखें तो हमारे पास ऑयल, गैस यानी एनर्जी के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो नहीं है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे बड़े बड़े देश अपना हित ही देखते हैं। तो हमारे देश के लिए कोई ऐसा नेचुरल एलाई, मतलब जिसको हम एक प्रकृति के रूप में अपना मित्र समझ सकते हैं, तो ऐसा शायद नहीं है। ज्यादा देश हमारे मित्र नहीं हैं और हमारे पड़ोस में लगभग बहुत सारे देशों के अंदर एक अस्थिरता है और बाकी जो बचते हैं उनसे हमारी कोई खास मित्रता नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं उनसे कई बार। और हम अगर ये देखें कि हमारे पास क्या क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम लीवरेज कर सकते हैं, जिनका हम उपयोग करके, उन संसाधनों का उपयोग करके हम उनका दोहन करके और अपने देश को एक अलग स्थिति में खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति भी नहीं है। और जो है हमारे पास वो है 140 करोड़ बुद्धिमान भारतीय। मैं इनको बुद्धिमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा देश पिछले हजारों सालों से हमने अपनी बुद्धिमत्ता, चतुरता के कारण भारत को एक समृद्ध देश बना के रखा हुआ है। तो हमारी समृद्धि की अगर कोई चाबी है, की है, तो वो है हमारे 140 करोड़ भारतीय। 140 करोड़ भारतीयों में से लगभग 65-70 करोड़ आज के समय बहुत यंग हैं, यानी कि 35 वर्ष की उम्र से कम के हैं। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी और 2047 हमारे करीब आएगा तो इन नवयुवकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और मेरे ख्याल से लगभग 75-80 करोड़ पर जाकर ये रुक जानी चाहिए। अगर ये 75-80 करोड़ पर रुकेगी तो हमारे पास 80 करोड़ ब्रेन्स होंगे, हमारे पास 80 करोड़ एक ऐसे उत्कृष्ट दिमाग होंगे जिनका उपयोग कर, दोहन कर और सही तरीके से उनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं और भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। विकसित देश की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आज हम भले ही कहें कि हमारा जीडीपी फिफ्थ रैंक है दुनिया में और हम फोर्थ भी हो जाएंगे, हम थर्ड भी हो जाएंगे, लेकिन थर्ड से हम सेकंड हो पाएंगे क्या? और एक और परिभाषा है विकसित देश होने की कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम में हम कहां पर हैं? कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, शायद हमारा स्थान 142वां या 145वां है। कई देश जो
बहुत गरीब होते हैं अफ्रीका में, उनकी भी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और मिडिल लोअर क्लास में हैं और जो हैंड टू हैंड, मतलब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उस तरीके के व्यक्ति हैं। तो एक विकसित देश होने की ये पहचान नहीं होती है। हमको अपना पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति पर व्यक्ति आय को भी हमें चौथे पांचवें स्थान पर लाना पड़ेगा। चौथा पांचवा थोड़ा मुश्किल होगा, तो 10 के अंदर तो लाना पड़ेगा, तब हम एक विकसित भारत बना सकेंगे। अब बात आती है कि विकसित भारत को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। विकसित बनाने के लिए हमको हमारे नागरिकों को एक बहुत बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, रहने के लिए अच्छे घर, संचार, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारी जो लॉन्जिटिविटी है, जो हमारी एक्सपेक्टेड एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो हमें कम से कम 85-90 तक ले जाना पड़ेगा। और बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं। हमारी जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 30 ट्रिलियन के ऊपर जाना पड़ेगा हमको। और उसके लिए हमें हमारे जो प्रदेश हैं, जो पिछड़े प्रदेश हैं, जब इनकम की बात आती है तो मैं मेरे मध्य प्रदेश को मैं अभी भी पिछड़ा समझता हूँ आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, शैक्षिक रूप से। और लेकिन जहां बात आती है ह्यूमन इंडेक्स की, यानी कि हम मानवता की के जो रैंक में वो कहां पर आएंगे पूरे देश में, तो मैं समझता हूं कि मानवता के रैंक में मध्य प्रदेश सबसे पहले सर्वप्रथम आएगा। और एग्रीकल्चर में तो हम सर्वप्रथम हैं ही। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में कभी और बात करेंगे, आज बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत के को जब हमें एक विकसित भारत बनाना है तो एक बहुत जरूरी क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र होता है रक्षा प्रौद्योगिकी का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब क्यों होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था एक सुपर पावर बनने के लिए। सुपर पावर बनने के लिए यानी कि एक ब्रिटिश एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था, जर्मन हंगेरियन एम्पायर था, उसके बाद टर्किश एम्पायर था, रशियन एम्पायर था। ये सब लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन बनेगा नंबर 1, कौन बनेगा सुपर पावर। और सुपर पावर बनने के लिए उनमें आपस में लड़ाई हुई, और जो आपस में लड़ाई हुई तो उसमें जिस देश के पास रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी सबसे विकसित थी, वही जीता। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध भी इसीलिए हुआ था कि हम किसी देश को सुपर पावर बनना था। उसमें लड़ाई थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, और बाकी देश तो धीरे धीरे शामिल होते गए। आपस में जर्मन और ब्रिटिश इतना लड़े कि दोनों खत्म हो गए और अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा। इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। सीख ये है कि जब तक हम रक्षा प्रौद्योगिकी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 नहीं होंगे, हम तीसरे, दूसरे, प्रथम स्थान पर आ ही नहीं सकते हैं। और जब तक हम दूसरे और पहले स्थान पर नहीं आ सकते हैं, हमारा विकसित भारत बनाने का सपना एक प्लान ही रहेगा, एक योजना ही रहेगी। हमें अगर इसको कार्यान्वित करना है तो हमें हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक और मेरा विचार है कि इस समय हमारे देश में अगर आप कहते हैं कि बड़े शहर, औद्योगिक शहर कुल मिला के शायद 10 या 12 से ज्यादा नहीं है, और हमारी जनसंख्या तो 140 करोड़ है, 150 भी होगी, 160 भी होगी। ऐसा कहते हैं कि 170, 175 पर जाकर स्थिर हो जाएगी, फिर कम होना शुरू होगी। तो अगर हमें इन 140, 150 करोड़ लोगों को बसाना है तो हमें कम से कम 100 नए शहर बनाने पड़ेंगे। 100 नए ऐसे शहर बनाने पड़ेंगे जो पूना, बैंगलोर को टक्कर दे सकें, इनसे अच्छे बन सकें, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसे अच्छा हो। और हम इस समय देख रहे हैं कि दिल्ली हो,
मुंबई हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, तो हैदराबाद हो, ये सब में अधिकतम विकास हो चुका है। तो जब 9 से 100 शहर बने तो हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम 15 शहर तो उसमें होने ही चाहिए। बल्कि 15 तो मैं बहुत मॉडरेट बोल रहा हूँ, अगर 20 हो जाएं तो और भी अच्छा होगा। तो आप जो भी इस व्याख्यान माला को सुन रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनको बताइए, बोलिए कि एक ही तरीका है मध्य प्रदेश को ऊपर लाने का कि हम अपने शहरों को, सिर्फ शहरों के जो सेंटर होता है, डाउनटाउन जिसको बोलते हैं, सिर्फ उसे ना विकसित करें, बल्कि शहरों की जो परिधि है, शहरों का जो एक डायमीटर होता है उसको बढ़ाएं। तो जब डायमीटर बढ़ेगा, एक रिंग रोड बनेगी, सेकेंड रिंग रोड बनेगी, थर्ड रिंग रोड बनेगी, तब शहरों का विकास होगा, उद्योग उद्योग आएंगे और हमारा देश एक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। अब एक हम देखते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम किस स्थान पर हैं। अगर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हमें विकसित देश बनना है तो हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको एक कोटेशन की याद दिलाना चाहता हूं। जब मेरे और डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, तो उनसे मेरी किसी विषय पर चर्चा हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि हमको रक्षा पर इतना ज्यादा व्यय क्यों करना चाहिए। तो उनका जवाब था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति ही शक्ति का मान सम्मान करती है। तो अगर हमारे देश को एक विकसित देश बनना है, अगर हमारे देश को एक ऐसा देश बनना है जिसकी लोग प्रशंसा कर सकें, तो हमें रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और बहुत सारे टेक्निकल कारण हैं। मैं वैज्ञानिक हूं, रक्षा वैज्ञानिक हूं, तो आपको बता सकता हूं कि इस समय हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है संस्थान, उसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर लगभग 25,000 वैज्ञानिक हैं। जब भी यह प्रश्न आता है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश एक विकसित भारत बन सके, तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे हमें एक सबसे पहले तो पॉलिसी बनाना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि हमारे क्या क्या शक्ति स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि आज हम कहाँ पर हैं। हमको एक बहुत फेयर स्टडी करनी पड़ेगी कि आज हम कहाँ हैं, और अगर हम 2047 तक पहुंचते हैं तो हमें कैसे पहुंचना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेजी से बदल रही है कि जो एक पुराने तरीके से हम सोचते थे कि हम एक एक हम टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है, उससे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जरूर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या रिफॉर्म ला सकते हैं, उनमें हम क्या क्या बदलाव लाकर और भी ज्यादा उन्नति कर सकते हैं तेजी से। फिर हमको कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनके लिए पूरे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो उनमें काम करें। और फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार के एजुकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी हम पॉलिसी बनाएं उन्हें हमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत प्रमुख जो फैक्टर है किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को एक विकसित देश बनाने का, वो है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर वेपन एक्सपोर्ट किया है तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल का किया है। और इस पर मैंने कम से कम 7 साल काम किया है। 7 साल काम किया है, बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया और बहुत मुश्किलात आई हमारे खुद के देश में। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो खरीदने वाले थे
उनके साथ हैंडल करना बहुत आसान था, लेकिन जो बेच रहा था हमारा देश, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने ज्यादा थे, इतनी मुश्किलें आई कि मैं आपसे उसके लिए मुझे एक और 2-3 घंटे का टॉक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। फिर उसके बाद हमें अपना एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, रोड मैप माइलस्टोन के साथ। क्या होता है कि अगर हम 2047 में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2046 में हमारी कितनी होगी, 29 होगी, 2045 में कितनी होगी, 2040 में कितनी होगी, 2030 में कितनी होगी, 2028 में कितनी होगी और 2026 में कितनी होगी। तो जो 2026 का हम माइलस्टोन बनाएंगे, वही निर्धारित करेगा कि हम 2047 तक हम एक डेवलप्ड, एक विकसित भारत बन पाएंगे, या ये हमारा ये सिर्फ सपना रह जाएगा, पाइप ड्रीम। बहुत सारे पाइप ड्रीम रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 में एक भारत विकसित देश होना चाहिए, वो नहीं हो पाया, बहुत सारे कारण थे। और 2047 में अब हमने सपना देखा है, तो ये एक पाइप ड्रीम ना होकर एक वास्तविकता होनी चाहिए। उस वास्तविकता को पूरा करने के लिए हमें खुद से और दूसरों से सच बोलना पड़ेगा कि 2026 के टारगेट क्या हैं। 2026 के टारगेट हम पूरे कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं वहां तक या नहीं, ये देखना पड़ेगा। 2027 के टारगेट कितने हैं, पहुंच पाते हैं या नहीं। हमको सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि अब हम 5th लार्जेस्ट हो गए हैं, अब हम 4th लार्जेस्ट हो गए हैं। वो एक प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, जनरल मोटर्स के वो सीईओ एंड एमडी थे। उनका नाम मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज को आप मापना चाहते हैं, किसी चीज को आप पता करना चाहते हैं कि उसमें कितनी प्रगति हुई है, तो उस प्रगति को नापने का एक ही तरीका वो है नंबर्स के द्वारा, संख्या के द्वारा। तो हमको ये संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी आज, या आज के कुछ महीनों के अंदर, अदरवाइज फिर तो मतलब सपना ही रहेगा। अब मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि अगर हमको एक विकसित देश बनना है, तो उसके लिए हमको किन किन टेक्नोलॉजीज पर आज ध्यान देना पड़ेगा। तो आज जो हमको ध्यान देना पड़ेगा वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग पर इसलिए ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो आज से 10 साल बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर राज करेगा, और क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा हम सब कुछ हल कर पाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा हम इसका जो उपयोग होगा वो होगा टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम की जब बात आती है तो आपने देखा होगा कि 2G से लेके और 5G तक आपका जीवन बदल गया। आप कभी सोच के देखिएगा, 2G से 3G आए, 3G से 4G आए, 4G से 5G। अगर मैं आपको फिर से 2G या 1G वाली जगह पर ले जाके खड़ा कर दूं, तो मुझे विश्वास है कि आप पागल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप पुरातन युग में वापस पहुंच गए हैं। और जब 6G आएगा, 10G आएगा, तो आपका जीवन पूरे तरीके से परिवर्तित हो चुकेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग। फिर दूसरी बात आती है कि एक तो कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, इंटरनेट। आप कल्पना करिए कि एक चिप, क्वांटम चिप जो आपके मोबाइल पर होगी, उसका जो कंप्यूटेशनल पावर है, वो आज दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल हैं, उनके कंप्यूटेशनल पावर से ज्यादा ताकतवर होगी जो आपके मोबाइल पर होगी। एक असंभव तरीके की, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात आती है डिफेंस में। तो डिफेंस में क्वांटम है, क्वांटम रडार्स में होगा, क्वांटम कम्युनिकेशन में होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा, क्वांटम हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो हमारी मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, टैंक्स हैं, ड्रोन्स हैं, इन सब में लगा होगा। और फिर दूसरी टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा जीवन, हमारे जितने भी संसाधन हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो हमको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ओरिजिनल वर्क करना पड़ेगा।
तीसरी बात आती है कि हमारे जो आपने जब बात आती है एक क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को तो हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, कानूनी रूप से भी मान्य नहीं है। वैसे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जो आपको क्रिप्टो से फायदा है तो उसके ऊपर वो लोग टैक्स लगाएंगे। तो अगर आप टैक्स लगाएंगे तो इसको आप लॉफुल भी करिए। तो लॉफुल करने के लिए हमको अभी से ही एक टेक्नोलॉजी प्लान बनाना होगा। ये देखना होगा कि क्रिप्टो को किस तरीके से हम लीगलाइज कर सकें, और लीगलाइज करने के लिए अगर हमने लीगलाइज करने में देर करी तो अमेरिका ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं कि अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर से क्रिप्टो करेंसी में लाना चाहता है। तो अगर उसने डॉलर से क्रिप्टो करेंसी में ले आए, चूंकि इसीलिए वो इस समय सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, क्योंकि फिर वो गोल्ड और सिल्वर को कनेक्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी से और डॉलर जो है वो हट जाएगा। तो क्या हम इस स्थिति के लिए तैयार हैं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि ऐसा अगर होगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे म्यूनिशन और एम्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं, तो क्या होगा कि हर जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं उनकी जो लाइफ शेल्फ लाइफ है वो अभी तो जैसे हमारी आर्म फोर्सेस खरीदती हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हम 20 साल मान के चलते हैं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने देखा होगा ड्रोन्स, तो ड्रोन्स आ रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स आ रहे हैं, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर 2 साल 3 साल में बदल जाएगी, 2-3 साल में बदल जाएगी, और अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर तो हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं। तो हम इकट्ठा अगर आज खरीदेंगे, अगर हमने सारा पैसा खर्च कर दिया आर्म्स खरीदने में और हमने उन आर्म्स का उपयोग 2 साल के अंदर नहीं किया, तो वो तो आउटडेटेड ऑब्सोलीट हो गए। तो इस कारण हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कैपेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी, ऐसी कैपेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी कि अगर जरूरत पड़े तो हम हर महीने 50,000 ड्रोन, 1 लाख ड्रोन बना सकें, रोज हम 10,000 20,000 अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल बना सकें। हम जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हम आज 12 एक साल में बना रहे हैं, क्या हम 1200 बना सकते हैं एक साल में? तो हमें इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम युद्ध में कभी भी जीत सकें, हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें, और हम युद्ध में जो देश लड़ रहे हैं तो उनको हम अपनी वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि रेवेन्यू आता है डायरेक्टली, दूसरा एक इंटरनेशनल फ्रेंडशिप होती है, और तीसरा जो डिपेंडेंस होता है, जो जो देश खरीदता है, इंपोर्ट करता है, उसका डिपेंडेंस हमारे ऊपर आ जाता है, भारत के ऊपर आ जाता है। तो ये जो है हमको ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी जो आज नहीं है। इसके अलावा हमें जो एक हमारा स्टार्टअप एनवायरनमेंट है, देखिए डीआरडीओ सारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता है, कारण बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हमें अपनी एक स्टार्टअप है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो बना के रखनी पड़ेगी। और आज अगर आप देखें भारत और इजराइल, भारत को एक इजराइल के समान बनना है। कारण यह है कि इजराइल में भी तेल नहीं है, ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, इजराइल में भी सिर्फ ब्रेन है, और हमारे देश में भी एनर्जी नहीं है, हमारे देश में भी सिर्फ ब्रेन है। और इस समय अगर आप स्टार्टअप देखेंगे तो इजराइल में सबसे ज्यादा सफलतम स्टार्टअप्स हैं, और हमारे देश में भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो सफल हैं। हमें इनकी संख्या सैकड़ों से लाखों में ले जानी पड़ेगी, और उसके लिए जो भी पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट को करने हैं, देखिए पॉलिसी चेंजेस सिर्फ ये नहीं होते हैं कि आप कह दें कि हम आपको मतलब आह्वान करते हैं कि आप आइए डिफेंस के क्षेत्र में। इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, कंप्लायंसेस यानी कि नियम कानून बना के रखे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर आज आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 100, 150, 200 कंप्लायंस करने पड़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। कम से कम उसमें 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। अगर आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप बना रहे हैं तो ये हमें, और अगर आप यूएई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, इजराइल जाएंगे, तो शायद ये 1 या 2 दिन में बन जाती हैं कंपनीज। अच्छा, फिर बात आती है फंडिंग की, फिस्कल।
तो अगर एक स्टार्टअप को बढ़ना है तो उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। उस फाइनेंस के लिए हमारे बैंक तैयार हैं क्या? वो बगैर किसी गारंटी के लोन दे सकते हैं क्या? तो यहाँ हमारी सरकार को आना पड़ेगा सामने। सरकार को आके कहना पड़ेगा कि हम गारंटी लेते हैं कि ये कंपनी को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ऑर्डर देंगे और इंश्योर करेंगे कि ये चलती रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण, जिसके लिए हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को, एक जो सोच है, एक जो काम करने का तरीका है, तो उसे बदलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें, 3/4 से ज्यादा 80% तो समुद्र है पूरी दुनिया में, और समुद्र के ऊपर और समुद्र के अंदर, यानी सरफेस वाटर और अंडर वाटर, इन दोनों के ऊपर हमें लड़ने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी। आज हम दुनिया का सबसे आधुनिकतम युद्धपोत अपने देश में बनाते हैं, और हमारे रक्षा मंत्री ने यह घोषित भी किया है कि अब हम किसी और देश से युद्धपोत नहीं खरीदेंगे। यही कैपेबिलिटी हमको, यही शक्ति हमको अपने सबमरीन में भी लानी पड़ेगी, कि जब हम कह सकें कि ना तो फ्रांस, ना जर्मनी, ना रशिया के साथ हम सबमरीन खरीदेंगे, बल्कि हम बनाएंगे सबमरीन और हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम इन क्षेत्रों के अलावा सोचें तो अगला क्षेत्र आता है साइबर टेक्नोलॉजी। साइबर टेक्नोलॉजी यानी कि आपको इंटरनेट के ऊपर सुरक्षित काम करने की व्यवस्था प्रदान करना। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आप जितनी इंटरनेट देखते हैं, आप रोज इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप 24 घंटे भी बैठते हैं तो भी आपको लगता होगा कि आपने पूरे इंटरनेट पे देख नहीं पाए। आप जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आप इस इंटरनेट के बहुत कम हिस्से को देख पाएंगे। ये सिर्फ 0.1 है इंटरनेट का। 99.9% इंटरनेट तो डार्कनेट में है, और डार्कनेट में अलग तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होती है, और जिसमें किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था काम नहीं करती है, और वो एक बिल्कुल एक अव्यवस्थित कहिए, या कहिए कि हमारी जो सामान्य व्यवस्था है इससे बिल्कुल हटकर है। तो हमें साइबर टेक्नोलॉजी पर बहुत काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला क्षेत्र आता है स्पेस, इस पर काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अगर उसके द्वारा हम भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो हमको इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे यह मौका मिला उसके लिए मैं रेडियो दस्तक को भी धन्यवाद देता हूं, भारतीय ज्ञानपीठ को भी धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरक और गहन उद्बोधन के लिए। आपने 2047 के भारत का जो सपना हमारे समक्ष रखा, वो केवल रक्षा अनुसंधान की परिकल्पना नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और जागरूक भारत की रूपरेखा थी। आपके दृष्टिकोण ने यह सिखाया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आपने याद दिलाया कि रक्षा सिर्फ सीमाओं की नहीं होती है, बल्कि रक्षा होती है विचारों की भी, मूल्यों की और स्वाभिमान की भी। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ही विचारों के संवाहक और समन्वय के प्रतीक और राष्ट्र दृष्टि के एक और साधक आज हमारे बीच उपस्थित हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मोहन जी गुप्त साहब, आज के शुभारंभ प्रसंग की अध्यक्षता आपने स्वीकार की है। शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन, तीनों क्षेत्रों में एक समन्वयकारी दृष्टिकोण के साथ आप सदैव समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसे वरेण्य जो स्वयं एक प्रेरणा है, जो स्वयं एक पथ प्रदर्शक है, ऐसे डॉक्टर मोहन जी गुप्त साहब को हम पूर्ण आदर और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ कर्मयोगी जी की प्रेरणा से प्रारंभ इस सद्भावना व्याख्यान माला के प्रथम सत्र के सम्मानीय वक्ता सुधीर कुमार जी मिश्र,
ने इस व्याख्यानमाला के विषय में मुख्य वक्तव्य दिया है। व्याख्यानमाला का विषय है विकसित भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी की भूमिका। वे एक विशेषज्ञ विद्वान हैं और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के महानिदेशक रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना वक्तव्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित कैसे बनाया जाए इस पर केंद्रित रखा और रक्षा प्रौद्योगिकी के अलावा भी भारत को विकसित बनाने के लिए क्या क्या और पैरामीटर्स हैं, क्या क्या और आवश्यकता हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। वे एक विशेषज्ञ हैं और विशेषज्ञ की विशेषता है कि वो अपनी विशेषज्ञता की सीमा में भविष्य की दृष्टि देता है, विजन देता है। यह उसकी विशेषता भी है और एक रूप में उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि विशेषज्ञता के संदर्भ में कई बार व्यापक परिप्रेक्ष्य छूट जाता है। उन्होंने प्रारंभ में जो बात कही कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये उन्होंने अपनी मुलाकात श्री अब्दुल कलाम साहब के संदर्भ में कही थी जब उनके साथ वो काम कर रहे थे। ये बात पूरी तरह सही है कि इस विश्व के क्रियाकलाप में शक्ति ही एकमात्र नियामक होती है। इट्स ए पावर डायनामिक्स विच ऑलवेज मैटर्स। कोई दूसरा तत्व इसमें नियामक नहीं होता। अगर न्याय व्यवस्था या प्रशासन उसी सीमा तक नियामक होता है जिस सीमा तक वह शक्तिशाली है, और उससे अधिक शक्ति हो जाती है तो वो काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं सहमत हूं कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसलिए विकास की पहली आवश्यकता है कि कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली बने, और शक्तिशाली बनने में डिफेंस प्रौद्योगिकी या रक्षा प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हेतु होता है। क्योंकि यदि कोई राष्ट्र रक्षा के संबंध में मजबूत नहीं है तो शक्तिशाली उसे नहीं माना जा सकता, भले ही आर्थिक रूप से राजनीतिक तौर पर वह कितना ही शक्तिशाली हो। इस बात से भी मैं उनसे सहमत हूं। उनने कुछ उदाहरण दिए जो भारत की विशेषता हैं, और उनका जो आग्रह मूलतः यहाँ की युवा जनसंख्या के ऊपर था। उसको वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि हमारे यहाँ 50-60 हजार वंडरफुल ब्रेन्स हैं, और उसके कारण हम भली बात 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके संदर्भ में क्या क्या करना होगा वो भी उन्होंने बताया कि अभी हमारी GDP तो ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी हमारी बहुत कम है। इसको बढ़ाना होगा। हमें नए शहरों का विस्तार करना होगा, जहाँ जो बढ़ती हुई आबादी है उसको व्यवस्थापित किया जाए, और साथ ही साथ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो रक्षा की क्षमता है उसे बढ़ाना पड़ेगा। उनकी मान्यता है कि हम केवल हथियार बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हथियार पूरी समय प्रभावी रहे कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें डिफेंस कैपेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा ताकि जब आवश्यकता हो हम हथियार बना के रहें। उनका पक्ष बहुत सीधा है।
एक सपाट सीधी रोड पर कोई यात्रा करता है तो क्या क्या मंजिलें उन्हें मिलेंगी और किस तरह मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, ये उनका विजन है, ये उनकी दृष्टि है, जो अपने आप में सही है। मैं उसका दूसरा पहलू की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये केवल मटेरियल या जिसको कहते फिजिकल एक तरह से इसका पहलू है, लेकिन जब प्रशासन में या शासन में बात आती है तो सामाजिक सरोकार और हमारे जो पब्लिक है, जनता है, उसकी किस प्रकार की प्रकृति है, इसको भी देखना पड़ता है। मेरा मानना यह है कि ये बात सही है कि यदि सड़क साफ सुथरी है तो जो रास्ता उन्होंने सुझाया है उस पर, उसके आधार पर और जो तरीका उन्होंने बताया उसके आधार पर 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। किंतु दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो इस प्रकार की नीतियां जो बनाने वाले हैं, अक्सर उनके ध्यान में यह नहीं रहता कि समय लीनियर नहीं होता, एक रेखी नहीं होता। हमारी अवधारणा में तो बिल्कुल नहीं होता, उसमें मोड़ भी आते हैं, कई बार यू टर्न भी आते हैं, कई बार रास्ता खुदा हुआ भी रहता है। 2025 में हम हैं, 2047 में अभी 22 वर्ष हैं। 22 वर्ष में 4 चुनाव होने वाले हैं और ये चारों चुनाव आप मानिए जैसे यहाँ की भारतीय प्रजातंत्र की प्रकृति है, ये विकास के बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इनमें से हमको जाना है। इसके अनुसार जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात वो कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक खास परिस्थिति में ही होता है। यह ध्यान देना चाहिए। विश्व के चिंतक भी इस पर विचार करते हैं कि लोक है बड़ा अनिश्चित होता है, यह बहुमुख होता है। अथलोकात बहुमुखात दुराराध्यात असंविदा। बहुमुख होता है, दुराराध्य होता है, असंविद होता है। लोक की इस प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है और इसलिए किसी भी राष्ट्र की पहली आवश्यकता यह है कि अपने लोक और खासतौर पर युवा वर्ग जो कर्मशील है उसको इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह विकास की जगह विध्वंसक ना बने। हमने पास पड़ोस में देखा कि जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जा रहा है, वो कभी डेविल का कोशेंट भी हो सकता है। अगर सही प्रशिक्षण हमने नहीं दिया और ठीक से उस नियंत्रण नहीं किया तो ये विध्वंसक भी हो सकता है। हमने देखा किस प्रकार नेपाल में एक पागल सी भीड़ ने सारे देश को कुछ दिनों में बर्बाद कर दिया। नेपाल की नाक समझने वाले दरबार हाल को आग के हवाले कर दिया। 26,000 सुप्रीम कोर्ट के फाइलों में आग लगा दी। ये पड़ोस में ही हुआ है। यद्यपि भारत में उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है और यहाँ पर एक ऑल इंडिया सर्विस नाम की कोई चीज है और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण लोगों के हृदय में है, इसलिए इसे यहाँ संभव नहीं लगता। लेकिन इस सावधानी बहुत आवश्यक है। तो फिर क्या किया जाए ताकि जो रास्ता मिश्रा जी ने बताया उस रास्ते पर हम बिना किसी रोक टोक के सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकें। हमारे शास्त्र इस संबंध में हमें निश्चित मार्गदर्शन देते हैं। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है, चाणक्य ने कहा है कि किसी भी शासन में प्रकृति संपत्ति बहुत आवश्यक होती है। प्रकृति संपत्ति एक टेक्निकल शब्द है
इसका अर्थ होता है टोटल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सेना भी शामिल होती है। पाकिस्तान को तो उसकी ब्यूरोक्रेसी बर्बाद कर रही है, हम देख रहे हैं। सौभाग्य से भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है नियंत्रित है, उच्छृंखल नहीं है, तो उसको पूरी तरह से प्रशिक्षित और नियंत्रित करना होगा। चाणक्य ने तो यहां तक कहा है कि प्रकृति संपदा अनायकम राष्ट्रम नीयते, अगर ये उपधा शुद्ध ईमानदार प्रशिक्षित प्रकृति वर्ग है तो बिना नायक के भी राष्ट्र का संचालन किया जा सकता है। एक, इस बात पर ध्यान देना होगा। दूसरे, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कही गई है उसको शिक्षित करना होगा। शिक्षा की आज जो अवस्था है वो बहुत नहीं कही जा अच्छी नहीं कही जा सकती। स्किल डेवलपमेंट कोई शिक्षा नहीं होती। मनुष्य को मनुष्य बनाना शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है। वो कहीं पूरा होता हुआ आजकल दिखता नहीं है। इसलिए अगर भविष्य में हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, और केवल बजट बढ़ाने से काम नहीं होता, अनुशासन पूर्वक शिक्षा प्रदान करनी होगी। आज तो दुर्भाग्य है कि 10वीं के बाद से बच्चे स्कूलों में जाते ही नहीं हैं। इस स्थिति में सुधार लाना होगा। प्रशासन के क्षेत्र में दो बड़ी बातें हैं। एक तो हमारे ऋषि कहते हैं, दंडेन ध्रियते लोकः दुर्लभो है सुचिर नरः। दंड व्यवस्था हमारी बड़ी कमजोर है, और हमारी क्या ये प्रजातंत्र की कमजोरी है कि उसमें दंड व्यवस्था शिथिल होती है, और इस कारण लोगों में उच्छृंखलता बढ़ती है। यूपी में बुलडोजर लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है कि तुरंत न्याय मिलता है, हालांकि प्रक्रियात्मक जो न्याय है उसके अनुसार ये उचित नहीं है। तो एक तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि हमारी दंड व्यवस्था ठीक रहे, तो बिना दंड के प्रकृति को ठीक से नहीं रखा जा सकता। दूसरे, सबके मूल में जो है वो धर्म है। धर्म से लोग, वास्तव में धर्म का जब से रिलीजन अनुवाद हुआ है तो धर्म को लोग समझ ही नहीं पाए। धर्म का अर्थ होता है दायित्व बोध। व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का निर्वाह करना ही धर्म है। शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, यह उसका धर्म है। व्यापारी अपने धंधे को लोगों के हित में लेकिन संस्था के मुनाफे के लिए करता है, यह धर्म है। क्षत्रिय देश के लिए मर मिटता है, यह धर्म है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऊर्ध्वबाहुर विरोम्येषः न च कश्चित् शृणोति में। मैं हाथ उठा करके चिल्ला रहा हूं, विरोमी ऐसा बोल रहा है। ऊर्ध्वबाहुर विरोम्येषः न च कश्चित् शृणोति में, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। धर्माद अर्थश्च कामश्च, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो धर्म से मिलता है। जिस काम की कामना पूर्ति की आप बात कर रहे हैं वो भी धर्म से मिल रहा है। धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मा किम न सेव्यते, उस धर्म का पालन कोई क्यों नहीं करता। तो ये बहुत आवश्यक है, और धर्म का पालन व्यक्ति के अपने संस्कार से होता है, और संस्कार से ना हो पाए तो दंड से होता है। इसलिए दंड व्यवस्था आवश्यक है। ये कुछ मैंने मुद्दे का, विषय का दूसरा पहलू बताया। कारण यह है कि अगर दंड व्यवस्था पर, शिक्षा पर और दायित्व बोध पर, लोगों में दायित्व बोध बनाए रखना, मनुष्य की मूल प्रकृति अधोगामी होती है, ये ख्याल रखने की बात है। उसको उचित बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था, अनुशासन आवश्यक होता है। इसलिए लोगों का प्रशिक्षित करना
तो जो नेत्र वर्ग है उसका प्रशिक्षित करना, जो हमारा प्रकृति वर्ग है उसका प्रशिक्षित करना, ये बहुत आवश्यक है। और सब में शिक्षा के माध्यम से, दंड के माध्यम से दायित्व बोध जगाना भी आवश्यक है। तभी हमारे रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं, जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो बाधाएं दिखाई दे रही हैं, उनको पार करते हुए हम विकास की मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। ये मैंने विषय के दूसरे पहलू बताए हैं। खंडन मंडन का कोई इसमें उद्देश्य है नहीं। जो मिश्रा जी ने कहा है बिल्कुल सच है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक है प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और उनको हमने पूरा नहीं किया, तो फिर 2047 के विकसित भारत का विजन या दृष्टि वो केवल दृष्टि रह जाएगी। हम महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रशासकों को, शासकों को इस प्रकार की सद्बुद्धि दे, और आम जनता, भारत की आम जनता आमतौर पर सही ही सोचती है। किसी कारण से वह उसके दिमाग विकृति डाल दी जाए वो अलग बात है, लेकिन भारत की विशेषता है कि अक्सर वो सही सोचने की आदत है। इसलिए हमें यही कामना करना चाहिए कि हमारे जो प्रशासक वर्ग है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, हमारे जो नेत्र वर्ग है, वो सही रास्ते पर चले, तो हम निश्चित ही 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक विज्ञाननिष्ठ, संस्कारनिष्ठ और स्वावलंबन निष्ठ भारत की कल्पना इस प्रेरक उद्बोधन में प्रस्तुत की, जो निश्चित ही एक नई दृष्टि, एक नई चेतना और एक नए आत्मविश्वास का सूत्रपात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागृह में आज बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के बुद्धिजीवी और युवा वर्ग दोनों ही आज के प्रेरक व्याख्यानों के साक्षी बने हैं। ऑनलाइन जुड़े श्रोता और रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुनने वाले सभी श्रोतागण भी अपनी सार्थक प्रतिक्रियाएं निरंतर हमें प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने अमूल्य विचारों से आलोकित करने वाले दोनों ही प्रखर वक्ताओं, माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी और माननीय डॉक्टर मोहन जी गुप्त साहब के प्रति हम अपनी गहन कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल सद्भावना व्याख्यानमाला के द्वितीय दिवस पर हम सब एक और प्रेरक सत्र के साक्षी बनेंगे, जब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व कुलगुरु माननीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार संस्कृत कविता में लोक जीवन पर प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे कालिदास अकादमी उज्जैन के निदेशक माननीय श्री गोविंद गंदे साहब। हम सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कल के सत्र में अपनी उपस्थिति और सहभागिता से इस व्याख्यानमाला की परंपरा को और अधिक सार्थक बनाएं, और व्याख्यानमाला के आज के सत्र का इसी के साथ समापन करते हैं। नमस्कार। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, भारतवर्ष महान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हो मजहब के रिश्ते ऐसे, हो मजहब के रिश्ते ऐसे, घुले दूध में मिश्री जैसे, घुले दूध में मिश्री
भारत वर्ष महान